हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद करने वाले हैं। संविधान में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत को राज्यों का संघ बोला गया है और संविधान में भारत और इंडिया दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है देश को डेजिग्नेट करने के लिए। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो संविधान का पहला आर्टिकल इस बारे में है। भारतीय संविधान में पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं तो पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद मेंशन किए गए हैं, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। मतलब भारत एक संघ है, उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन कहलाएंगे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो भारत कहलाएगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। तो कभी भी नए राज्य को भारत के अंदर मिलाना है या नए राज्य की स्थापना करना है, ये सारा अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है संसद के पास। ठीक है। फिर अनुच्छेद 10 जो ऑप्शन में दिया गया था पीछे क्वेश्चन में, वो बताता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि नागरिकता जो किसी व्यक्ति को दी जाती है किन कंडीशंस में छीनी जा सकती है, किन में वो बनी रह सकती है। अनुच्छेद 11 ये नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। संविधान का पार्ट 2 जो है उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 ये नागरिकता के बारे में प्रावधान करते हैं। ठीक है। 1 से 4 संघ और उसके राज्य की बात करते हैं, 5 से 11 नागरिकता के लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? पीछे हमने देखा था ना, अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है? नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये वही चीज़ लिखी हुई है। अनुच्छेद 3 क्या है? इसके तहत नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास है। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राज्य हैं हमारे पास, उनमें अगर किसी नए राज्यों का गठन करना है, क्षेत्र में परिवर्तन करना है, सीमा बदलनी है राज्यों की, या राज्यों के नाम बदलने हैं, ये सारी शक्ति संसद के पास दी गई है। जैसे कि नया राज्य बनाया गया था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? पीछे अभी बिल्कुल हमने पढ़ा है कौन सा अनुच्छेद 3 है जो नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से रिलेटेड है, और ये सारी शक्ति संसद के पास है। ये तीनों आर्टिकल्स यहाँ पर फिर से दिए गए हैं, इनको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1955 में। नागरिकता एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में जो भी कानून बनाना है उसकी शक्ति संसद को दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? मतलब बेसिकली नागरिकता के जो तरीके संविधान में बताए गए हैं उनमें से ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा तरीका नहीं है? तो देखिए, देशीकरण द्वारा नागरिकता ये है, इस तरह से नागरिकता कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जन्म नागरिकता भी है और वंश द्वारा नागरिकता भी हमें प्राप्त है। संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है कि मान लीजिए आप भारत में आकर कोई बाहर से व्यक्ति भारत में आया, संपत्ति का अधिग्रहण उसने किया और उसे नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है। संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। 5 तरीके बताए हैं नागरिकता अधिनियम जो 1955 में लाया गया था, उसमें नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके बताए हैं। ये पांचों को अच्छे से रख लीजिएगा। पहला है जन्म के द्वारा नागरिकता, दूसरा वंश के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण करवा के नागरिकता ले सकते हैं, देशीयकरण द्वारा नागरिकता ली जा सकती है, और अगर कोई बाहर का भूभाग हमने भारत में मिलाया है, भारत में शामिल किया, मान लीजिए पाकिस्तान को भारत में शामिल कर लिया, तो जो वो नागरिक होंगे उन सबके पास भारत की नागरिकता पहुँच जाएगी। ऐसे चाइना को हमने भारत में मान लीजिए कभी मिला लिया, तब भी चाइना के सारे नागरिक फिर चाइनीज़ नहीं भारतीय कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद रखिएगा। आर्टिकल 1, 2, 3 123 जो है ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में प्रावधान करता है। अब ये अध्यादेश क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद के 3 सत्र होते हैं ना, बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है।
मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी सेशन नहीं चल रहा है संसद का, और उस टाइम पर कोई इमरजेंसी आ जाती है जब बहुत जल्दी में कानून बनाने की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे? उस टाइम पर अचानक से संसद को बुलाया तो नहीं जा सकता। तो ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। वो अध्यादेश एक कानून की तरह ही होता है, जैसे संसद में होता है ना, कोई बिल लाया गया, पास करके कानून बनाया गया, बिल्कुल उसी तरह से अध्यादेश काम करता है। उस कंडीशन में भी अध्यादेश ला सकते हैं जब मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई है, लोकसभा है ही नहीं, सदन नहीं उसका है, उस टाइम पर भी आ सकता है अध्यादेश। अब अध्यादेश जो है राष्ट्रपति लेकर आते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता। इसकी अवधि होती है 6 महीने तक की। 6 महीने तक अध्यादेश लागू रहेगा। और क्योंकि संविधान में ये चीज़ बोली गई है कि जो संसद है हमारी, उसके जो सेशन होते हैं, संसद के सत्र होते हैं, उनमें 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। संविधान में ये 3 सत्रों के बारे में बताया नहीं गया कि बजट सेशन होगा, मानसून सेशन होगा, विंटर सेशन होगा, ये सब नहीं बताया। संविधान में सिर्फ इतना बोला गया है कि संसद का जो सदन होता है, संसद के सदन के जो सत्र होते हैं, सेशन होते हैं, उनमें 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र बुलाना ज़रूरी है। तो इसीलिए 6 महीने का टाइम पीरियड रखा गया है अध्यादेश के लिए कि 6 महीने के गैप में तो सत्र आ ही जाएगा, बैठ जाएगा, सेशन होगा सदन का। तो उस टाइम पर जो अध्यादेश जारी किया है राष्ट्रपति ने, उस पर विचार विमर्श होगा। ठीक है, सदन में चर्चा होगी और देखा जाएगा कि ये अध्यादेश लागू रखना है या नहीं रखना है। अगर सदन को ऐसा लगे कि अध्यादेश ये काम का नहीं है, अब इसे हटा देना चाहिए, तो हटा सकते हैं। अगर उनको लगे कि ठीक है, इसको कानून को कंटिन्यू रखा जा सकता है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसकी अवधि 6 महीने है। और 6 महीने के बाद 6 हफ्ते, मतलब संसद को 6 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, 6 वीक्स का, कि 6 हफ्ते के अंदर संसद इस पर डिसीजन ले कुछ कि इसको रखना है या नहीं रखना। अगर 6 हफ्ते के अंदर संसद डिसाइड नहीं कर पाती है तो ये अध्यादेश अपने आप ख़त्म हो जाएगा। वो लॉ जो बनाया है राष्ट्रपति ने अध्यादेश के ज़रिए, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टोटल अवधि जानी जाए कितनी होती है अध्यादेश की, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि 6 महीने और 6 हफ्ते की होती है। 6 महीने प्रॉपर मिलते हैं अध्यादेश को, उसके अलावा 6 हफ्ते का टाइम संसद को मिलता है उस पर डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 11 में संसद को शक्ति दी गई है नागरिकता के बारे में कोई भी कानून बनाने की। अब ऑप्शन में जो और भाग थे, भाग 1 किस बारे में है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 हमें पता ही है, नागरिकता के बारे में। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में प्रोविजन दिया गया है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ये कई बार रिपीट हो चुका है, बिल्कुल रट जाना चाहिए। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 नागरिकता से संबंधित है। अब ये सारे आर्टिकल्स यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की कंडीशन बताता है कि किस किस व्यक्ति के पास नागरिकता है, कौन भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 6 में बोला गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस कंडीशन में दी जाएगी, क्योंकि क्या हुआ था, देश का विभाजन हुआ था, कई सारे लोग थे जो माइग्रेट हुए थे भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, तो उन लोगों को किस तरह से नागरिकता दी जाएगी या कैसे उन्हें नागरिक माना जाएगा, ये बोला गया अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 किस बारे में है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। इसका मतलब इंडिया से जो पाकिस्तान लोग माइग्रेट करके गए हैं उनके लिए नागरिकता के अधिकार किस तरह से हैं, ये चीज़ बताई गई है 7 में। 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब उन व्यक्तियों के पेरेंट्स अगर भारत के नागरिक कभी रहे हैं, या फिर दादा दादी वगैरह, नाना नानी, ये लोग कभी भारत के नागरिक रहे हैं, तो उनको क्या कंडीशन है उनके लिए भारतीय नागरिकता मिलने के लिए। 9 में क्या बताया? अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ के किसी और की नागरिकता एक्सेप्ट करता है, उसके लिए इसमें प्रोविजन बोला गया है। फिर अनुच्छेद 10 किस बारे में है? नागरिकों के अधिकार का बना रहना, किन किन कंडीशन में नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। और अनुच्छेद 11 है कि नागरिकता से रिलेटेड कोई भी कानून बनाने हैं तो वो शक्ति है संसद के पास। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य ये बिल्कुल भी न्यायिक नहीं है, प्रस्तावना जो है इसे इंडेक्स की तरह देखा जा सकता है संविधान की, इसे भी संविधान के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। और फिर DPSPs जो हैं ये तो सिद्धांत हैं जो राज्यों को दिए गए हैं, जिनके आधार पर वो अपना काम कर सकते हैं, और जो भी कानून बना रहे हैं राज्य, उनको बनाते समय इनका ध्यान रख सकते हैं, इन प्रिंसिपल्स का। तो मौलिक अधिकार हैं जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है।
मौलिक अधिकार हैं कहाँ पर, भाग 3 में मेंशन किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। और अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो संविधान ने उसका उपाय बताया है कि हम या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं, दोनों जगह ही, ठीक है, अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यह है मतदान का अधिकार। वोट देने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, ये सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास। शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, एक को मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया, वो है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। बाकी देखिए मौलिक अधिकार कौन से? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में मेंशन है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 में मेंशन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 वही अधिकार है जिसके तहत हमें अपने मौलिक अधिकार, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उनको लागू करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? जैसा मैंने बताया, शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के जरिए 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। मतलब ये एक संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार ये नहीं है हमारा संपत्ति का अधिकार। 1978 में 44वें संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। संशोधन की बात हुई है तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। संविधान लागू हुआ 1950 में और 1 साल बाद ही पहला संशोधन कर दिया गया था संविधान में। और पहले संशोधन में क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं अगर देश में जो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, मौलिक अधिकार को कम कर रहे हैं, ऐसे सभी कानून शून्य हो जाएंगे, ऐसे सभी कानूनों को खत्म किया जा सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये है अनुच्छेद 13। यहाँ देखिए अनुच्छेद 13 में बोला गया है मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण, मतलब उनको कम करने वाली विधियाँ या फिर कानून असंगति की सीमा तक शून्य होंगी। इसका थोड़ा सा मतलब समझिए, कोई भी ऐसा कानून लाया जा रहा है जो मौलिक अधिकारों के साथ मेल नहीं खा रहा, मौलिक अधिकार हमारे छीन रहा है या मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है, अगर वो पूरा कानून इस तरह से कर रहा है तो पूरे कानून को हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा हो कि कानून के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे मौलिक अधिकार से मेल नहीं खा रहे हैं, तो उन कुछ पॉइंट को हटाकर बाकी कानून लागू हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंडीशन में पूरा कानून ही ख़त्म कर दिया जाएगा। कानून या जो भी विधियाँ बनाई जाएंगी वो उस सीमा तक ख़त्म की जाएंगी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों को कम कर रही हैं। इसलिए बोला गया है कि ऐसी विधियाँ असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएंगी, मतलब ऐसे प्रोविजन उस कानून के जो मेल नहीं खा रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा, बाकी पूरे कानून को लागू कर दिया जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 14 किस बारे में है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में बोला गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। और अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सरकार अगर नौकरियां देती हैं तो सभी को समान अवसर उसके लिए दिए जाएंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो मौलिक अधिकारों का जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 12, ये बताता है कि राज्य किसे कहा जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर राज्य शब्द मेंशन किया गया है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा, राज्य को ऐसा करना है, राज्य ऐसा कर सकता है या ऐसा नहीं कर सकता है, ये चीज़ें बताई गई हैं। राज्य कई जगह मेंशन है, तो राज्य बोला किसको जा रहा है, सबसे पहले यही डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। तो आर्टिकल 12 से 35 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें पहला आर्टिकल जो है 12, ये राज्य को परिभाषित करता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अभी राज्य शब्द जो है इसमें क्या क्या शामिल है, तो अनुच्छेद 12 में बोला गया है कि भारत की सरकार और संसद, इन्हें राज्य माना जाएगा।
राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, इन्हें राज्य माना जाएगा। सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, मतलब बेसिकली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो हैं, ये सभी को मिलाकर राज्य बोला जाएगा। इसके अलावा ऐसे सभी इंस्टीट्यूशन जो सरकार के द्वारा रन किए जा रहे हैं, जिनको सरकार फंडिंग कर रही है, उन सभी को भी राज्य में शामिल किया जाएगा। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? तो इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 13 है ये, और इसी वजह से अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार देता है आर्टिकल 14 से 18। 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अभी दोनों कॉन्सेप्ट ना थोड़े से अलग अलग हैं एक दूसरे से। विधि के समक्ष समता जो है यूके से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है, और विधियों के समान संरक्षण ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये वाला कहता है, विधि के समक्ष समता कहता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, जबकि विधियों के समान संरक्षण क्या कहता है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? देवनागरी लिपि में हिंदी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 343। अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? यह है अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अब यहाँ देखिए ऑप्शन ही इतने सिंपल दिए हुए हैं, 25 से लेकर 28, यही तो है धार्मिक स्वतंत्रता, और इसमें आर्टिकल 25 दिया हुआ है, तो आंसर यही है। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? ये जो प्रोविजन है समान कार्य के लिए समान वेतन, हमारे यहाँ लागू भी हुआ है, डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी क्या है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में। संविधान निर्माताओं की सोच ये थी कि इनको डीपीएसपी में अभी रख दिया जाए, और आगे चल के जैसे जैसे देश में विकास होगा, देश में जैसे जैसे सोच बदलेगी, उस तरह से फिर इन सारे प्रोविजंस को राज्य धीरे धीरे लागू करता जाएगा। तो कई सारे प्रोविजन हमने देखे हैं जो लागू किए भी गए हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में दिया गया है। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी या फिर मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अब देखिए ये भी पहले डीपीएसपी में रख दिया गया था, मनरेगा के रूप में इसको बाद में लागू किया गया। इसे पहले मेंशन किया गया था अनुच्छेद 43 में, 43 में। मनरेगा कार्यक्रम के रूप में फिर इसे लागू किया गया जब कंडीशंस बनी कि लागू किया जा सकता है ये। नेक्स्ट है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये किस अनुच्छेद में दिया गया? हम पीछे देख चुके हैं, अनुच्छेद 15 में दिया गया है। 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता का प्रावधान। 23 है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करवाई जा सकती, और मानव का अगर व्यापार किया जाता है दास के रूप में, स्त्री का व्यापार किया जाता है, बच्चों का किया जाता है, तो फिर वो भी गैर कानूनी है। ठीक है, इस पर भी रोक लगाता है अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के अधिकार से संबंधित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रोवाइड की गई है अनुच्छेद 16 के तहत। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत को खत्म करता है अनुच्छेद 17। 18 में उपाधियों का अंत है। पहले उपाधियां दी जाती थी राय बहादुर की, महाराजा की, राज बहादुर की, राजा साहब, दीवान बहादुर, इस तरह की कुछ उपाधियां दी जाती थी ना पहले, उन सभी का अंत करने का काम करता है अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद 15 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अनुच्छेद 16 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? अब देखिए क्या बोला गया है कि सबको लोक नियोजन के विषय में सबको समान अवसर दिए जाएंगे। मतलब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जिनकी आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं,
इनमें सबको बैठने का अधिकार है, बस कुछ कुछ क्वालिफ़िकेशन होती हैं, वो अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो सबको उन एग्ज़ाम्स में बैठने का अधिकार है। लेकिन फिर भी रिज़र्वेशन दिया गया है, तो हम इस बात को लेकर कोर्ट के पास जा सकते हैं कि देखिए हमें समान अवसर की बात तो कही गई है, लेकिन आरक्षण भी दिया जा रहा है, तो कुछ लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो गया ये। लेकिन उसी अधिकार में एक सब सेक्शन जोड़ा गया है अनुच्छेद 16 के अंदर, क्लॉज 4 दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि कुछ चीज़ें एक्सेप्शन भी हैं, आरक्षण जैसी चीज़ें दी जा सकती हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए आरक्षण भी दिया जा सकता है। वहाँ पर अवसर की समानता थोड़ी सी अगर एडजस्ट करनी पड़े तो वो चलेगा, ठीक है। बाकी 14-15 देख ही लिया हमने बहुत बार। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 35 जो है ये संसद को शक्ति देता है अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? यह है अनुच्छेद 340। पिछड़ा वर्ग आयोग अगर गठित करना है तो वो शक्ति राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग का प्रमुख जो होता है चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? जुडिशियल रिव्यू की पावर संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट के पास 137 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? कैग के बारे में संविधान में अनुच्छेद है 148। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 155 में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? हाई कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है अनुच्छेद 214 में। राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? उच्च न्यायालय गठित करने के बारे में अनुच्छेद 214 में बताया गया है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, जजेस को नियुक्त करने के से रिलेटेड प्रावधान अनुच्छेद 217 में बताए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख या रिट जारी करने का अधिकार है? मैंने पीछे बताया था सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। वहीं जब हम हाई कोर्ट्स की बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो यह अधिकार इन्हें 226 के तहत मिलता है। आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? कुछ फंड्स के बारे में संविधान में मेंशन किया गया है, उनमें से एक फंड है आकस्मिक निधि। ये जो आकस्मिक निधि है राष्ट्रपति के कंट्रोल में होती है, उन्हीं के पास अधिकार है कि इसका क्या करना है, कहाँ इसमें से पैसा देना है। और ये अनुच्छेद 267 यानी कि 267 में मेंशन किया गया है इसके बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अनुच्छेद 61 है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया बताता है। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलाई जाती है संसद में, उसे कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? यह है अनुच्छेद 24। बच्चों से काम नहीं करवा सकते, कारखानों में, खानों में, खतरनाक जगहों पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ये जो प्रोविज़न है 24 में दिया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 79। संसद के गठन का उल्लेख किया गया है 79 में। लोकसभा का उल्लेख है 81 में, राज्यसभा का है 80 में और कैग के बारे में है आर्टिकल 148। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान इसके बारे में बताया गया है? देखा था ना शुरुआत में, अनुच्छेद 9 जो है ये बताता है कि अगर कोई स्वेच्छा से भारत की नागरिकता खत्म करके विदेशी नागरिकता लेता है, इस बारे में बताया गया है 9 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 315। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 22। जैसे देखा होगा ना, गिरफ्तारी के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि गिरफ्तार करने से पहले उसको सूचना देना ज़रूरी है, गिरफ्तारी का कारण बताना ज़रूरी है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको लॉयर चाहिए तो उस चीज़ से मना नहीं किया जा सकता है, एडवोकेट उसको उपलब्ध करवाया जाना वो ज़रूरी है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपलब्ध करना
मतलब पेश करना मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार होने के, ये एक चीज़ है। ऐसी कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया जा रहा है उसको भी कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 22 में प्रोविज़न किए गए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? ये हमारा डीपीएसपी का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51। डीपीएसपी का जो लास्ट अनुच्छेद है वो बताता है कि राज्य कोशिश करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाए। तो विदेश नीति के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में, यह है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 49 जो है 49, ये क्या बोलता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ये करना राज्य का कर्तव्य है और राज्य इसके लिए काम करेगा। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, इस बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 50 में बोला गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से अलग हैं, स्वतंत्र रहकर काम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110। अब जब धन विधेयक की बात कर रहे हैं तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स है धन विधेयक को लेकर। धन विधेयक को अगर हम सेंट्रल लेवल पर बात करें तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगर स्टेट लेवल पर बात करें तो केवल विधानसभा में धन विधेयक पेश हो सकता है। इसे राज्यसभा या फिर विधान परिषद जो राज्यों में होती है उनमें पेश नहीं किया जा सकता। आई होप इनमें डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। लोकसभा, राज्यसभा सेंट्रल लेवल पर होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद स्टेट लेवल पर होते हैं। विधान परिषद सारे स्टेट्स में नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेट्स में है, 6 स्टेट में है बस। अब आप लोग कमेंट में बताइए कौन से 6 स्टेट्स हैं जिनमें विधान परिषद है। विधानसभा सारे स्टेट्स में है और कुछ यूटीज़ में भी है, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो जब मनी बिल की बात करते हैं धन विधेयक की, तो उसके लिए सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के पास ही अधिकार है, उन्हीं में पेश किया जाएगा। लोकसभा में पेश करने के बाद राज्यसभा में वो आएगा। राज्यसभा के पास ज़्यादा कुछ पावर नहीं है, केवल 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास उस धन विधेयक को रख सकता है। अगर उसके बाद भी उसने वापस नहीं भेजा तो वो पास माना जाएगा। ठीक है, राज्यसभा ने अपनी स्वीकृति दी है या नहीं दी है उससे फर्क नहीं पड़ता, 14 दिनों के बाद वो पास माना जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने क्वेश्चन जो पूछा है वो दिया ही गया है यहाँ पर, आप बच गए इस बार। विधान परिषद जिन 6 स्टेट्स में हैं वो कौन से हैं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 स्टेट्स में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी मौजूद है, मतलब द्विसदनीय विधानमंडल है यहाँ पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे, और ये बोला गया अनुच्छेद 167 में। इसी तरह से जब हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य है कि जो भी मंत्रिपरिषद के निर्णय हैं उनकी सूचना वो राष्ट्रपति को दें। मतलब सेंट्रल पे मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री आ जाएगा, राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति आ जाएगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का ही ये कर्तव्य होता है। ठीक है, और ये कर्तव्य मुख्यमंत्री के अनुच्छेद 167 में बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्य के राज्यपाल को सूचित करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? एक देश का नागरिक जो है, भारत का नागरिक, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी उपजीविका अपना सकता है। ये स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत। बस इसमें एक एक्सेप्शन रखा गया है कि कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो पब्लिक हार्मनी को ठेस पहुंचाए। ठीक है, ऐसा कुछ काम ना हो, अदरवाइज कोई भी उपजीविका, कोई भी व्यापार करने के लिए आज़ाद हैं लोग। अब 19 जो आर्टिकल है इसमें स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता 6 तरह की दी गई है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर बी में दिया गया शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। सी में है संगठन या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता है सबके पास। डी में देखें तो भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है हमको। ई में दिया गया है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन हैं कि अगर किसी एरिया के कोई ट्राइबल एरिया है, वहाँ की स्वतंत्रता उनको बनाए रखनी है, वहाँ के कल्चर को जीवित रखने के लिए वहाँ पर जाने से रोका जा सकता है, या फिर वहाँ पर निवास करने या बस जाने से रोका जा सकता है। जैसे अभी तक था कि जम्मू कश्मीर में जाकर हम सिर्फ घूमने जा सकते थे, वहाँ जाकर रह नहीं सकते थे, अपना घर नहीं ले सकते थे। अभी वो भी हट गया है, पर कुछ एरियाज़ में, कुछ ट्राइबल एरियाज़ में ये अभी भी
है तो वो थोड़ा एक्सेप्शन रहता है लोगों के अकॉर्डिंग। फिर जी में क्या बोला है, किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता भी हमारे पास है। कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बताता है, यह है अनुच्छेद 73। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है। जो चुनाव होता है लोकसभा में या फिर विधानसभा के लिए चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये बोला गया है अनुच्छेद 326 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, यह है हमारा अनुच्छेद 20। मतलब इसमें वो चीज़ें बताई गई हैं कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कोई एक अपराध किया है, उस अपराध के लिए उसे एक से ज़्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। फिर इसमें यह भी बोला गया है कि एक वो चीज़ आपने मूवीज़ में भी देखी होगी कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता किसी को, ठीक है। और अगर ऐसा है कि किसी ने 5 साल पहले कोई वो किया था, गुनाह किया था और उसको सज़ा मिल गई थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी उस गुनाह के लिए कोई और सज़ा बना दी गई है। जैसे पहले मान लीजिए किसी ने कोई गुनाह किया था, 5 साल की उसे जेल हुई थी, पर अभी चेंज करके कर दिया है कि अगर किसी ने ये गुनाह किया तो 10 साल की जेल होगी। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको 5 साल की सज़ा मिल चुकी है उसे फिर से दोबारा से 5 साल की और सज़ा दी जाए, ठीक है। मतलब पहले का कोई अगर कानून है, पहले के कानून के आधार पर किसी को सज़ा मिल चुकी है तो बदले हुए कानून के हिसाब से उसे दोबारा से सज़ा नहीं दी जाएगी। ऐसी कुछ चीज़ें बताई गई हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 20 में। किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान का उल्लेख है, यह है 168। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में मेंशन किया गया है। 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह है अनुच्छेद 312 में। संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, संशोधन के बारे में है अनुच्छेद 368। भारत के अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। फ्री लीगल एड प्रोवाइड की गई है 39A में। अब ये जो ए है ना यहाँ पर, ये कैपिटल है, तो जिस भी अनुच्छेद के आगे कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं ABCD वटेवर, उस सब से समझ जाइएगा कि ये शुरुआत में संविधान में नहीं था, संविधान संशोधन के ज़रिए इसको शामिल किया गया है, ठीक है। जैसे 19 में 1 और ये ए छोटा था, है ना, स्मॉल लेटर्स में थे, तो मतलब ये संविधान में शुरुआत से हैं, जिसमें ये बड़े वाले आ जाएं मतलब कि उन्हें संशोधन के ज़रिए ऐड किया गया है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, यह है अनुच्छेद 161। राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 72 के तहत। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत बताई गई है, धन विधेयक हमने देख लिया, ये 110 में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। स्टार्टिंग में हमने देखा था अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, उसी तरह से राज्यपाल के पास भी राज्यों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 213 के तहत। याद करना आसान है, राष्ट्रपति के लिए 1 2 3 है और इन्हीं नंबर्स को आगे पीछे कर देंगे, 2 1 3 राज्यपाल की है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हाई कोर्ट के लिए प्रोविजन है 214 में। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है, सेम क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान दिया गया है। आकस्मिक निधि के बारे में 267 में 267 में प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को उधार लेने की शक्ति है, यह है आर्टिकल 292 292। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, यह है अनुच्छेद 57। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, DPSP का पार्ट है अनुच्छेद 50। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह है अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। निर्वाचन मंडल से मतलब है कि राष्ट्रपति को कौन कौन चुनाव में राष्ट्रपति के हिस्सा लेगा। तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होती है, इन सभी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं
वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा यूटीज़ जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, इनके भी इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। इन सभी में जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना वो हिस्सा नहीं लेते इलेक्शन में, केवल इलेक्टेड मेंबर्स हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटीज़ में जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है उन सब के। और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं अनुच्छेद 54 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये है अनुच्छेद 64। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इस समय कौन है वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़। और ये चीज़ बताई गई अनुच्छेद 64 में। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये मैं बता चुकी हूँ, अनुच्छेद 72 है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 120 है, ये इम्पॉर्टेंट है। आपातकाल के दौरान भाग 3 किस अनुच्छेद में निलंबन के बारे में बताया गया है? मतलब कौन से अनुच्छेद में बताया है कि आपातकाल जब लगाया जाएगा तो भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार दिए हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। ये बताया गया अनुच्छेद 259 में, 259 में। एक चीज़ याद रखिएगा, सारे अधिकार निलंबित नहीं होते। 20 और 21 अनुच्छेद जो हमारे हैं मौलिक अधिकार हैं, इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी। इसके अलावा जो 19 है, 19 अपने आप निलंबित हो जाता है और बाकी सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इस तरह का बिल पास करना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जाता है बाकी अधिकारों को। 19 अपने आप हो जाता है, 20-21 को निलंबित नहीं कर सकते। बाकी और डिटेल में भी चीज़ों को पढ़ सकते थे, लेकिन अभी हम अनुच्छेद ही कवर कर रहे थे तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गई। बाकी आप चाहें तो हम पूरी पॉलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं, एक बार रिवीजन कर सकते हैं कंप्लीट सारे प्रोविजंस। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।